दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भैया रेडी हो जाना। आज दोपहर 1 बजे आपका क्या होने वाला है, एक सेशन होने वाला है जहां पे हम कंप्लीट रिवीजन क्या करने वाले हैं, पंच का बादशाह नॉन स्टॉप हम लेने वाले हैं, जहां पे पूरा जो चैप्टर है मैं आपके लिए रिवाइज करवा के दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारे हैक्स भी क्या बताने वाला हूं, चीजों को क्या फटाफट कंप्लीट करने के लिए। अब आज की इस वीडियो में अगर मैं बात करूं तो भैया हम क्या लेकर आए, तो भैया हम ये लेकर आए कि भैया इस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर लेना, क्योंकि अगर इन चीजों को अगर आपने फॉलो नहीं किया प्रॉपरली तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत वाली चीज क्या हो जाएगी। तो चलो एक एक करके मैं आपको चीजें बताता हूं। अब अगर ये सारी चीज अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स है वो कटने से क्या बच जाएंगे, क्योंकि क्या देखा जाता है कि आप ऐसे छोटी छोटी गलतियां कर देते हो और उन गलतियों की वजह से आप आंसर तो राइट लिखते हो, लेकिन इन गलतियों की वजह से आपके जो मार्क्स है एग्जामिनर जो है कट कर देता है। अब कौन सी वो क्या गलती है, चलो एक एक करके हम लोग क्या बात करेंगे। सबसे पहली चीज, मैं पेपर पैटर्न ओपन कर लेता हूँ और जब मैं पेपर पैटर्न का ओपन क्या कर ले रहा हूँ तो अब यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखो सबसे पहले अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए, मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पे मैं अल्टरनेटिवली देते जाऊंगा। सबसे पहले क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस एंड रीराइट द सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या देखा जाता है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि भैया देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखो क्वेश्चन में ही बोला है कि आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे ए बी सी डी, ऐसे करके आपको क्या ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड यू विल बी आस्क्ड एंड यू आर सपोज टू रीराइट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को क्या वापस से क्या करना रहेगा, वहां वापस से आपको क्या रीराइट क्या करना रहेगा। समझ में आ गया, ये चीज आपको क्या करनी रहेगी। अब यहां पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब आप लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे, ये डाल दिया आंसर लिख दिया, ये डाल दिया ये आंसर लिख दिया, ये लिख दिया ये आंसर लिख दिया। अब जब आपको क्वेश्चन में ही बोला है कि आपको सेंटेंस रिराइट करना है तो आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं मिलने वाले, आपके मार्क्स अच्छे खासे क्या कट जाएंगे। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज मैं आपके मैच द पेयर्स की बात करता हूँ। अब मैच द पेयर्स में जनरली क्या होता है, आपको एक ए साइड दिया रहता है और एक बी साइड दिया रहता है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिए रहेंगी और यहाँ पे आपको चीजें क्या दिए रहेंगे। आप व्हाट यू आर सपोज टू डू, अब आपको ये बोला जाता है कि भैया आपको क्या करना है ए बी सी डी। अब इसमें से जो प्रॉपर है उनका क्या सीक्वेंस हमें क्या मैच करना रहेगा। अब लोग क्या करते, बी वाला साइड एज इट इज रखते, ए वाला साइड ऊपर नीचे करना क्या चालू कर देते। भाई मत करो मत करो, ये गलती मत करो। अब बोलोगे सर बच्चे वाला समझा रहा नहीं, भाई देखा है ये गलती होती है। आपको ए वाला साइड एज इट इज जैसा है वैसा ही रखना, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना। हाँ बी वाला साइड आपको ए वाले साइड के हिसाब से क्या ऊपर नीचे करना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपका रेलवे है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है, इधर आपका एयरवे दिया हुआ है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको ट्रेन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको एरोप्लेन दिया हुआ है, समझ में आ गया। अब ये ए वाला साइड है, ये बी वाला साइड है, ठीक है, ये आपको एज इट इज रखना। अब ऊपर नीचे क्या होगा, ये ऊपर नीचे होगा, जो ट्रेन वाला साइड है ऊपर आ जाएगा, एरोप्लेन वाला साइड नीचे आएगा, समझा। तो ये किया करो, अगर इसको ऊपर नीचे करोगे ना भैया नैया डूब जाएगी, आंसर भले ही करेक्ट हो जाए लेकिन आपको रॉन्ग क्या मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या था कि वन वर्ड फॉर द फ्रेज और द टर्म्स। अब यहाँ पे क्या दिया जाएगा, आपको एक फ्रेज दिया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपको एक जो वर्ड है वो आंसर क्या लिखना रहेगा, वो आप एज इट इज लिख सकते हो। से ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू है कि फॉल्स है ये आंसर आपको मेंशन रहेगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्या बोला है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट। अब इस चीज के बारे में मैं बहुत क्लियर कर दूं, देखो अब आपको एग्जाम में क्या आएगा, आपको 6 क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे बट यू आर सपोज टू राइट एनी 4 ऑफ देम, ठीक है। 6 में से कोई भी 4 जो आपको बहुत बढ़िया आते हैं ना वो आपको लिखना रहेगा, समझ में आ गया। अब सर एक सवाल ये आता है कि अब मुझे इसमें कितने पॉइंट्स क्या लिखने रहते, तो देखो अगर मैं बात करूं कम से कम 2 पॉइंट्स तो आपके लिखने हैं। अब 2 पॉइंट्स मतलब क्या सर, 2 पॉइंट्स मतलब आप एक ऐसा लिखा फिर एक लाइन ऐसा बना दोगे, 2 लाइन ऐसा बना दोगे, हो जाएगा नहीं। आप एक लाइन का एक पॉइंट नहीं बना सकते, मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, गलत हो जाएगा। यहां पे आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो देखो आपको क्या करना है, यू आर सपोज टू राइट कम से कम कुछ नहीं एक पॉइंट जो ना क्या चाहिए आपका 3 से 4 लाइन का अखबार क्या करना चाहिए, ब्रीफ दिखना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट होना चाहिए वो भी ऐसा 3 से 4 लाइन का होना चाहिए कि भैया दिखना मांगता है 2 मार्क्स लायक आपने आंसर लिखा है, नहीं है तो चुपचाप 3 से 4 पॉइंट लिखो, कम से कम 2 लिखना लेकिन 3 से 4 पॉइंट मेरा भी सजेशन रहेगा। थोड़ा ब्रीफ लिख दो भाई, बड़ा चढ़ा के लिख दो, थोड़ा घुमा फिरा के लिख दो, हैंड राइटिंग थोड़ी बड़ी कर दो जिससे आपका पेपर भरा भरा दिखे, पेपर भरा भरा दिखेगा एग्जाम में। हाँ हाँ क्या बात है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। अब इस चीज में सर हमें क्या करना रहता है,
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको क्वेश्चंस क्या दिए रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो कितने टोटल क्वेश्चन पूछे जाने वाले आपको, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन क्या पूछे जाने वाले, लेकिन अटेम्प्ट कितना करना है सर, हमें सिर्फ 2 करना है। अब 1 और 2 क्वेश्चन में अभी आपको 3 सब क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, कितना 1 2 3, 1 2 3, ये 3 सब क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे। अब जितना मैंने पिछले दो पेपर्स 3 पेपर्स देखे, इतना मैंने एक एनालाइज किया है कि ज्यादा, अब इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं तो 3 में से 2 जो रहते हैं केस स्टडी वो आपके टेक्स्ट बुक का रहता है। ये हमने देखा, अगर पिछले बोर्ड एग्जाम का भी देखोगे, जुलाई वाला पेपर देखोगे, मार्च वाला पेपर देखोगे, तो उसमें दिखने मिलेगा आपको कि ये जो पहले जो 2 क्वेश्चंस होते हैं ये आपके टेक्स्ट बुक के केस स्टडीज के होते हैं। तो मेरा एक सजेशन रहेगा, टेक्स्ट बुक के केस स्टडी एक बार रेफर कर लो भैया, बोल रहा हूं, समझ में आ गया। अब हो सकता है कि अगर बाई चांस कुछ बाहर से भी आ गया तो आपको कंसेप्ट क्लियर है सारी चीजें, तो आप इजीली क्या लिख सकते हो। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर अब चलो आपने बता दिया कि 3 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, 3 में से 2 अटेम्प्ट करना है, 2 में भी आपके 3 सब क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसे अब हमें आंसर कैसे करना है, हम 1 वर्ड में आंसर करना है कि कैसे करना है। तो देखो आपकी जानकारी के लिए भाइयों और बहनों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप 1 वर्ड में आंसर नहीं लिखना है, आंसर 1 वर्ड में नहीं लिखना है। यू आर सपोज टू राइट द आंसर इन सेंटेंस, आपको सेंटेंस में आंसर क्या लिखना रहेगा। 1 वर्ड में आंसर लिखोगे आंसर, मार्क्स नहीं मिलेगा। अब बोलोगे कोई होएगा 12th वाला, भाई सर मैंने तो लिखा था मगर तो मार्क्स मिला, हाँ दिया गया था, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने क्या ये गलती की थी। ये केस स्टडी जब हम पढ़ा करते थे तो भैया केस स्टडी का नाम नहीं था, ये अब भी आया, पिछले 2-3 सालों में ये चीजें आने लग गई, समझ में आ गया। तो अब इतना लोगों स्टूडेंट्स जो है उनको नॉलेज नहीं, इस वजह से मार्क्स दे दिया। लेकिन बोर्ड का दिल हमेशा नहीं पिघलेगा, बोर्ड का दिल हमेशा नहीं पिघलता है भाई। इस साल पिछले साल दे दिया तो जरूरी इस साल भी मार्क्स दे आपको। तो एक चीज ध्यान में रखना कि इसको आप सेंटेंस वाइज लिखो, कम से कम 1 से 2 पॉइंट तो आपको लिखना है। डन। फिर अब आते हैं हमारे डिस्टिंग्विश बिटवीन को लेकर सर। अब सर डिस्टिंग्विश बिटवीन कैसे करने का सर भाई, और एक और चीज बता दूं, आप 3 सब क्वेश्चन जब 3 अटेंड करना है, मतलब ये मेन क्वेश्चन 2 की दिए ना, इसमें 3 अटेंड करने, समझ में आ गया। आप ये अटेंड करो, ये अटेंड करो, या फिर ये अटेंड करो, ये अटेंड करो, ये मत अटेंड करो, ऐसा रहेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए भी लेके मैं चीज आपको क्लियर कर दूं कि सर 4 पूछे जाने वाले, 4 में से हमें कोई भी क्या करना है, 3 क्या हमें क्या अटेम्प्ट क्या करना रहेगा, ठीक है। बहुत इजी है ये, आपको मैं बता दूं, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जितने डिस्टिंग्विश दिया आप उतना करो। अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आपके लिए डिस्टिंग्विश बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पड़ने वाला है, डिस्टिंग्विश बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पड़ने वाला, आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, आपके पॉइंटर्स लर्न हो गया, आप आराम से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया और नेशनल कमीशन हो गया, ठीक है। अब इस पे पॉइंटर्स आप लोग लिखने, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन कितने कौन सा एरिया कवर करता है, डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया कवर करता है। नेशनल कमीशन क्या करता है, पूरे नेशन में जो इश्यूज आते हैं उसको कवर करता है। आपको ऐसे पॉइंट्स लिखना रहेगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अब जब आप पॉइंट्स लिख रहे हो तो अब दिक्कत क्या होती है, एक पॉइंट लिखा है, एक लाइन बना दोगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। मार्क्स मिलेंगे, नहीं बोलता हूं कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे मार्क्स, बट आपको ब्रीफ लिखना पड़ेगा। ब्रीफ मतलब क्या हो गया सर, कि आपको लिखना तो एक ही पॉइंट है, बट जो लाइंस होनी चाहिए वो 1 2 3 4, कम से कम 4 लाइंस तो आपको अक्वायर करनी चाहिए, 4 लाइंस आपको अक्वायर करनी रहेगी। अब सर पॉइंट कितना लेगा, देखो कम से कम 4 पॉइंट तो लिखना है, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा 6 से 7 पॉइंट लिख के आओ। 6 से 7 पॉइंट्स आपके क्या प्रिपेयर होने चाहिए इस डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए, क्या 6 से 7 पॉइंट्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए इस डिस्टिंग्विश के लिए। अब आपको बहुत लोग बोलेंगे अरे 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 मेरा बाबू है, मेरा बच्चा है, 3 पॉइंट भी लिख के आएगा तो टीचर बात देगी ना भाई, मैं भी नहीं मना कर रहा हूँ, देगी मार्क्स, ठीक है। लेकिन आप, मेरा सजेशन रहेगा कि 6 पॉइंट्स लिखिए और लिखना भी कुछ इस तरीके से। अब ऐसा कुछ भी लिख के आ जाओगे तो टीचर मार्क्स देगी, टीचर मार्क्स नहीं देने वाली है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा आपको, मैं बार बार पूरे साल बोल रहा हूँ, ठीक है। डिस्टिंग्विश ऐसे लिखना। अब वो गया जमाना जब बच्चे वाले टाइम पे क्या बच्चे की तरह डिस्टिंग्विश का लिखा करते थे, ठीक है, बच्चे की तरह डिस्टिंग्विश लिखा करते थे, वो टाइम गया। अब आपको डिस्टिंग्विश ऐसे नहीं लिखना है, क्लियर हो गया, डन। अब आते हैं हम आंसर इन ब्रीफ की तरफ। अब आंसर इन ब्रीफ की अगर मैं बात करूं, देखो 3 क्वेश्चन दे रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 4 मार्क्स का रहेगा, टोटल 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। अब सर इसको कैसे अटेम्प्ट करने का, इसको भी अगर मैं बात करूं बहुत अच्छी तरीके से हम क्या अटेम्प्ट क्या कर सकते हैं। अब सर इसमें कितना कितना पॉइंट हमें लिखना रहेगा, तो देखो अब एक बंदा बोलता है सर क्या हमें हर एक चीज में मीनिंग लिखना है, क्या हमें हर एक चीज में डेफिनेशन लिखना है। नहीं भाई, हर एक चीज में मीनिंग और डेफिनेशन नहीं लिखना है, वेटेज के हिसाब से जाओ, मार्क्स के हिसाब से जाओ, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया,
4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, उसमें मीनिंग डेफिनेशन लिखोगे तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डू मीन बाय बिजनेस एथिक्स, तब जाके आप लिखोगे हाँ भाई व्हाट डू आई मीन बाय बिजनेस एथिक्स, तब आपको मीनिंग लिखना है, तब आपको उससे रिलेटेड 3 से 4 पॉइंट लिखना है। अगर नहीं बोला गया तो मत लिखो। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में पूछा गया स्टेट एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्योल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे 14 के 14 प्रिंसिपल मत लिखना, 5 पूछा 5 ही लिखो। 10 लिखने वाले तो मार्क्स मिलेगा, मार्क्स उतना ही मिलने वाला, बढ़ के नहीं मिलने वाला, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले, उतने ही मार्क्स मिलने वाले। क्लियर हो गया? तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने ना, कम से कम 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, कम से कम 4 पॉइंट लिखने, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि 5 से 6 पॉइंट्स लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या, इसका भी सेम चीज है, मैं आपको चलो प्रेजेंटेशन में बता दूंगा किस तरह से लिखना रहेगा आंसर। फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब व्हेन डू आई मेक अ स्टेटमेंट की जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ एक चीज इसमें और कर सकते हो, मैं चलो आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट करने वाले। ठीक है, अब जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट सर हम कैसे करें, हमें कैसे लिखना है, चलो ये भी बता दो। तो देखो सबसे पहली चीज, जब जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको बोला जाए तो आपको बहुत प्यार से, बहुत नाजुक तरीके से कि आपको जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या लिखना रहेगा। ठीक है, 2 मिनट गाइस। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके। हाँ, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, एक जस्टिफिकेशन 4 मार्क्स का, 4 पूछा जाएगा, उसमें से 2 अटेंड करना है। ले भाई बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। ठीक है, अब इसमें बोला कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें कितना पॉइंट लिखना भाई, 4 पॉइंट लिखने। कितने पॉइंट लिखने, 4 से 5 से 6 पॉइंट में सजेस्ट करूंगा। ठीक है, लिख रहे हैं। अब एक एक पॉइंट कितना होना चाहिए भाई, ये भाई 3 से 4 लाइन का, कितने लाइन का, 3 से 4 लाइन का क्या आपको क्या होना चाहिए, तभी जाके आपको मार्क्स मिलने वाले। लोग आते 2-2 पॉइंट लिख के आते, 2-2 लाइन लिख के आते, 3-3 लाइन लिख के आने। भाई हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप सभी से कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन आप ये एक्सपेक्टेशन रखे जाओगे कि भैया मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलने वाले। मिलेंगे क्या भाई सर? नहीं मिलेगा। तो सामने वाला साइंस वाला बंदा बैठा वो भी बोलता है नहीं मिलेगा, समझ में आया? तो नहीं मिलते, तो आपको कम से कम आपका जो लाइन होना चाहिए 3 से 4 लाइन अच्छे होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नहीं किया, तो 1 बजे हमारा सेशन होने वाला है, वहां पे मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूं। आप एक बार वो सेशन सुन लिया, आपने पॉइंटर्स लर्न कर लिया, जस्ट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अक्वायर विद द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस देखने भाई जस्टिफिकेशन के, आपने क्वेश्चंस देख लिया, आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा भाई ये मार्क्स, इसके लिए ये पॉइंट लिखना, इसके लिए ये पॉइंट लिखना। तो इस तरह से आपका पूरा जो सिलेबस आप क्या कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सर बात क्या कर रहे हो, बात मैं कर रहा हूं अब आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। सर अब 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखो, मैं ज्यादातर अगर चांसेस बताऊं तो बनता कहां से, ये आपका पहले चैप्टर से बनेगा, दूसरे चैप्टर से बन सकता है, चौथे चैप्टर से बन सकता है, 8 चैप्टर से बन सकता है, और ज्यादा है 7 चैप्टर से। तो इन 5 चैप्टर में से बनता है। ज्यादातर चांसेस होते हैं ये 4 चैप्टर से और ये 7 नहीं 8 चैप्टर से, सॉरी आई गेस ज्यादा चांसेस ये 4th या 8th में से आपको क्या देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? क्योंकि इनके वेटेज बहुत अच्छे खासा है। ये अगर मैं सीधे सीधे 8वें चैप्टर की बात करूं तो इसका वेटेज कुछ 20 मार्क्स है, इसका वेटेज कुछ 27 मार्क्स का है। तो इसमें से ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन क्या बन के आएंगे। और लोगों के मन में ही सवाल उठता है कि सर हमें आंसर्स लिखने कैसे होंगे। तो भैया मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको ब्रेक डाउन करके पूछा जाएगा। अब 8 मार्क्स का सर 8 मार्क्स, एक पॉइंट के लिए आपको 16 पॉइंट लिख, 1 मार्क्स के लिए हमें 2 पॉइंट लिखना पड़ता है, 8 मार्क्स के लिए 16 पॉइंट नहीं रे भाई, ऐसा नहीं होता है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आ जाएगा कि जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डिफाइन बैंक और फिर उसके बाद स्टेट इट्स टाइप्स। अब आपको फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि बैंक को डिफाइन करो और उसके टाइप्स क्या आप मेंशन करो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब बैंक को डिफाइन करने बोला गया तो 2 मार्क्स आपके बैंक को डिफाइन करने के लिए होते हैं, और वहीं पे आपके ये वाले जो मार्क्स होते हैं, ये बाकी के जो 6 मार्क्स होते हैं आपको टाइप्स लिखने के लिए होते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से ब्रेक डाउन करके क्या हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि सर आंसर कैसे लिखना है, कहाँ पे क्या क्या चीजें बनानी चाहिए जिससे हमारे मार्क्स अच्छे स्कोर हो, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा वीडियो और आपकी भाई बल्ले बल्ले शाबा शाबा में क्या कर दूंगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना और ओसिम की तैयारी में जुट जाओ भैया कि भैया बोल दो प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी आ रहा है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना। पता है मुझे मैंने 2 बार बोले लेकिन चलता है। चलो जय हिंद दोस्तों।